कल मैं टीवी पे अपना यूट्यूब पे एक प्रोग्राम देख रहा था। नूर बेगम कश्मीर की वह पहली गायिका जिसने आकाशवाणी कश्मीर पे गाना गाया था। किस तरह जिल्लत उसे सहनी पड़ी थी, कैसे बाहर आई और कैसे नाम कमाया। और दुर्भाग्य ऐसा कि उनसे नफरत करने वाले वो मर्द इतने थे कि उनकी सारी रिकॉर्डिंग प्रतियों को जला दिया गया था और नूर बेगम की कोई भी गायन रिकॉर्ड के रूप में मौजूद नहीं उस नूर बेगम के। पर उसने लड़ा उस समाज के खिलाफ, उसने ताने सहे और आकर के उसने मिसाल वो कायम की कि आज कई नूर बेगम कश्मीर के अंदर पे मौजूद है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। नूर बेगम का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि तो ताजा कहानी है। जब से कश्मीर से 370 हटा तो हमें नई नई कहानियां आने लगी हैं सीखने के लिए। तो नारी शक्ति का है। सारी माताओं को बहनों से निवेदन है कि जो प्रयोग डॉक्टर साहब ने दिखाया है यहाँ पे भी और दिखाएंगे, लेकिन किचन की जो बात है कोशिश करिए कि आप अपने भाइयों को, अपने परिवार के अन्य लोगों को दिखा करके समझाएं। जो प्रयोग इन्होंने किया वो अपने घर पे कर सकते हैं। कोई उसके लिए कोई जादू चमत्कार या कोई टेक्निक नहीं है, वो सिंपल सा है। तो जरूर करेंगे, लेकिन अभी समय है बच्चों की भागीदारी का। यदि मैं बस आपका 10 मिनट का समय ले रहा हूँ, उसके बाद हमें, क्योंकि आप विदा मांग रही हैं तो भाई को विदा करने का समय चाहिए थोड़ा सा। इतने दिन रहने के बाद में कोई भी भाई जल्दी बहन को विदा नहीं करता, तो मुझे थोड़ा सा वक्त आपका और चाहिए। लेकिन छोटी सी बच्चियां यहाँ मौजूद हैं और बहुत बेहतरीन उम्दा गीत प्रस्तुत करती हैं और मैं चाहूंगा कि बच्चियां यहाँ पे आए और भरथरी गायक पिछली बार आई थी, उन्होंने बहुत मोहित किया था हमें, तो हमने इन बच्चियों को बड़ा सुनने का मौका मिला है। दोनों बच्चियां यहाँ पे आए। आप जन्मोजल्ला मोर जय जोहार। मोर नाम गुंजन साहू है और ये है मोर छोटे बहनी वेदिका साहू। श्रीमती रेखा जय छत्री जी जेखर से हमन भरथरी सीखे हैं और अभी हमन भरथरी आपमन के बीच प्रस्तुत करबो। बोल दे महाकालेश्वर भरथरी महाराज की जय। पहली मैं सुमिरो गणेश लाए गणेश लाओ तेरा सब जग जानते। पहली मैं सुमिरो गणेश लाए गणेश लाओ तेरा सब जग जानते। दूजे सुमिरो दीदी महेश लाओ राम राम। दूजे सुमिरो दीदी राम राम महेश लाओ राम राम। कहीं नहीं है दानी कोनो वो भाई दे जी। ओ कहीं नहीं है दानी कोनो वो भाई दे जी। घोड़ा रोवर घोड़ी सारी माँ ओ हाथी रोवर हाथी सारी माँ। घोड़ा रोवर घोड़ी सारी माँ ओ हाथी रोवर हाथी सारी माँ। मोरी रानी या रामी राम महलो मरवाए रामी राम। मोरी रानी दीदी रामी राम महलो मरवाए रामी राम। मोरे राजन वे दरबारी माँ भाई दे जी। मोरे राजन वे दरबारी माँ भाई दे जी। सुनील गैया के गोबर मंगवाई के वो धरे नाली पाई के। सुनील गैया के गोबर मंगवाई के वो धरे नाली पाई के। मोतिया नितिया एटी चंगलना मोतिया नितिया एटी चंगलना। हमने घिया की दिया जलाई के भाई के जी। हमने घिया की दिया जलाई के भाई के जी। हर की बातें नहीं तो मानत है मोरी भरथरी हो, पर से बातें नहीं तो मानत है। हर की बातें नहीं तो मानत है मोरी भरथरी हो, पर से बातें नहीं तो मानत है। घोड़ा के सवार राजा भरथरी ना घोड़ा के सवार
मोरे रग रग माहे काया माया मैं महाभारत के गीत आया मोरे रग रग माहे काया माया मैं महाभारत के गीत आया मोरे भूला माया खन लोग बसे मैं महाभारत जग जिताया माया छत्तीसगढ़ की बेटियां ये बेटियां नरे भाई मैं छत्तीसगढ़ की बेटियां ये बेटियां नरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। छत्तीसगढ़ की बेटी गीता भी है, महाभारत की, देश की संस्कृति भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यही हमारी प्रेरणा होती है। और नमन उस माँ को और उस पिता को जिन्हें भागीरथ के इस तरह के संस्कृति को बचाने में, इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयास करते हैं। हमारे बीच में कुछ मातृशक्तियां ऐसी भी हैं जो अपने समाज के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी चीजें निरंतर करती हैं। और निवेदन है कि आप लोग शांति कर रहे हैं। और यह इस मंच की शायद पहली कार्यक्रम है। आप लोग जिस भी कार्यक्रम में आए हैं, आपने देखा हो कोई ना कोई आपके कार्यक्रम में अतिथि, मुख्य अतिथि होता है। दीदी ने मुझको पूछा कि पांडे जी, इस कार्यक्रम में कौन मुख्य अतिथि है? मैंने कहा बहनों में मैं किसको मुख्य बना दूं, मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए मेरे इस कार्यक्रम में सारी मुख्य अतिथियां, और ऐसे में हम भाइयों ने यहाँ बैठा तो एक हमारे भाई भी है, उनका रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे लाडले भाई इस समय माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है, तो उनके रिप्रेजेंटेशन के रूप में उनके निज सचिव सलाहकार श्रीमान तुलसी कौशिक जी ने निवेदन स्वीकार किया, और कुछ ही क्षण में वो यहाँ पे आ जाएंगे आप बहनों से मिलने के लिए। इसलिए मैं, जो बहनें जल्दी जाने में है, उन्हें यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा रुके और भाई का से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन इस बीच में छत्तीसगढ़ की एक बेटी और है जो लगातार एक प्रेरणा स्रोत और कई प्रेरणादायी काम कर रही है। मैं वर्णिका सिंदूरिया जी को यहाँ पे आमंत्रित करूंगा उनके विचारों के लिए। वर्णिका सिंदूरिया जी। उपस्थित सभी बहनें, जीव बुद्धि, भाई बंधु, प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी को मैं हृदय से नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आज के इस समागम में मुझे एक अवसर दिया गया कि मैं आप लोगों के साथ दो शब्द बोल सकूं। क्योंकि मैं अपना छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। पहली बात तो ये है, मैं आप सबके लिए एकदम नहीं हूँ और मेरा काम सोशल वर्कर है। 2005 से अब तक निरंतर मैं सोशल वर्क का काम करती हूँ। मेरी आजीविका शिक्षिका के पद से शुरू हुई है और उसके बाद मैंने सोशल लाइन को अपनाना शुरू किया, तो आज तक उसमें कार्यरत हूँ। मैं महिलाओं के ऊपर विशेष रूप से काम करती हूँ। घरेलू हिंसा, महिला अधिकार, महिलाओं के लिए जो भी बातें होती हैं वो सब हम उसके ऊपर काम करते हैं। ये बात नहीं है कि मेरे को कोई गॉड गिफ्ट मिला है या मेरे को कुछ अचानक से सब कहने के लिए मौका मिला है। इसके लिए मुझको भी बहुत संघर्ष करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। चूँकि मैं एक शिक्षिका थी तो मुझे अवसर दिया गया और मैं इस जीवन को जी हूँ और अपने जीवन का अनुभव को महिलाओं के साथ में बांटना चाहती हूँ कि महिलाओं को कितना संघर्ष करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, लेकिन सामाजिक सोच के तहत, समाज के अंदर रहते हुए सामाजिक सोच के तहत उनको बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। आप अन्यथा ना ले कि मैं आज की धार्मिक खुशियों के मौके में कुछ ऐसी बात बोल रही हूँ जो आपको बुरा लग सकता है, इसलिए मैं हृदय से क्षमा चाहती हूँ। मैं एजुकेटेड हूँ और मैं एकल महिला हूँ। एकल महिला से शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा,
एकल महिला एक होती है जो तलाकशुदा होती है, परित्यक्ता होती है, विधवा होती है। और एक नई बात है जो हमारे सोशल लाइन में जो ढूंढा गया, खोजा गया, वो होती है एक कुंवारी माँ, जिसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती है, परिवार में कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, वो बहिष्कृत नारी के रूप से देखी जाती है। तो इसको भी हम लोगों ने एकल महिला में शामिल किया। मैं 8 राज्यों में घूम करके बहुत सारे जिला लेवल, राज्य लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, एशिया लेवल की ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। और कम से कम 40 विषयों पे मैंने ट्रेनिंग लिया है, जिसमें बच्चे के ऊपर भी शामिल है, युवाओं के ऊपर भी शामिल है, महिलाओं के महिला संगठन के ऊपर भी शामिल है, और पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर भी ये बहुत सारे सब्जेक्ट शामिल हैं। मेरा मुख्य विषय है जेंडर बेस्ड, जेंडर लिंग के साथ मैं काम करती हूँ, क्योंकि हमारे समाज की सबसे बड़ी सामाजिक सोच है, परेशानियां हैं या तकलीफें हैं या जो भी कह लीजिए, वो है लिंग भेद। लिंग भेद से आप समझ सकती हैं, पढ़ी लिखी हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में हम महिलाओं को रखा जाता है, पुल्लिंग में पुरुषों को रखा जाता है। हमारी पहचान लिंग आधारित होती है, हमारी पहचान लिंग आधारित होती है। जब बच्चा जन्म लेता है और उसके जन्म लेने के बाद बाहर के लोगों को बड़ी उत्सुकता रहती है कि क्या हुआ। बाई द वे, मान लो उसको किसी कपड़े में लपेट के बाहर ला लिया गया, बोला आप लोग पहचान लो क्या हुआ, तो मैं कहती हूँ कोई नहीं पहचान पाएगा, सब इनकार करेंगे कि नहीं हम नहीं पहचान सक रहे हैं कौन है। लेकिन लिंग को देखने के बाद सब जान जाते हैं, अरे ये तो लड़की है, ये लड़का है। तो सारा जो हम लोगों को ट्रेनिंग में बताया गया है वो लिंग के ऊपर सारा खेल है, चाहे वो सामाजिक सोच हो या भेदभाव की बात हो। तो मैं ज्यादा इस बात को आगे ना बढ़ाते हुए आज के तिहारी जो समागम है उसको थोड़ा सा वो लेते हुए कहूँगी, आप लोग, मैं भी हूँ उसमें शामिल, मैं भी एक महिला हूँ। ये बात नहीं है कि मैं महिला हूँ तो मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ, बिल्कुल हूँ। और ये भी मैं बताना चाहूँगी कि महिलाएं जो उपवास रहती हैं तीजा के दिन, निर्जला, मैं भी रह चुकी हूँ, बहुत सालों तक मैंने निर्जला उपवास रहा है, क्योंकि ये अपने सामाजिक प्रथा है, हमको इसको मानना भी पड़ता है, अपने परिवार के मतलब विचारों का साथ देना पड़ता है, तो हम उसको इनकार नहीं कर सकते, और मैंने भी नहीं किया। तो इसमें जब आप निर्जला उपवास रहती हैं तो आप जान सकती हैं कि आपके स्वास्थ्य के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। शायद नहीं, क्योंकि आप भक्ति में इतना ज्यादा लीन होती हैं, क्योंकि ये पति के लिए उपवास रहता है, तो हम नहीं इस बात को नहीं सोचते, कितनी भी तकलीफ आए हम अपने स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान नहीं देते। और मैं ये भी मानती हूँ कि जब हम तीजा उपवास करते हैं तो कितनी हमको कमजोरी महसूस होती है, पानी नहीं पीने से एसिडिटी की नौबत आ जाती है, हम बहुत सारे परेशानियों से स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रहते हैं। और ये भी मत भूलिए कि हम जब दूसरे दिन फलाहार करते हैं, जो हल्का सा नाश्ता बोलते हैं, है ना, जिसमें क्या आता है, तिलकुट आता है, सिंघाड़ा आता है, साबूदाना आता है, अलग तरह तरह की जो है। बोलना चाहूंगी कि जब हम फलाहार करते हैं तो उस फलाहार को खाने से ऐसा वो फलाहार किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ में कि वो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के क्या हो जाता है, संतुलित रखता है हमारे शरीर को अंदर से, क्योंकि वो हमारे दिन भर के उपवास के बाद जो हमारे बॉडी में जो गर्मी आ जाती है, जो परेशानी आ जाती है, उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, नॉर्मल करता है उसको। यानी ये जड़ी बूटियों वाला एक फलाहार होता है। लेकिन मैं इस पे 1-2 शब्द और बोलना चाहूंगी कि हमारी महिलाओं को अगर उनको अपने अधिकार के ऊपर बात करना है तो 3 चीजों की उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पहला भोजन, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा शिक्षा और चौथा होता है सुरक्षा। अगर आपको हम क्या कहते हैं, नारियों को क्या कहा जाता है, नारी शक्ति। अगर आपको शक्तिशाली बनना है तो इन 4 विषयों में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। अगर हम भोजन सही नहीं खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरेगा, पौष्टिक आहार नहीं खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरेगा। अब मैं भोजन के ऊपर एक ही उदाहरण दूंगी
हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं, हर महिला समाज, हर समाज में ये प्रथा है कि जब हम भोजन बनाते हैं तो सर्वप्रथम अपने घर के बुजुर्गों और पुरुषों को खिलाते हैं। अगर मैं गलत कह रही होंगी तो आप लोग आपत्ति उठा सकते हैं। उसके बाद फिर कम खाता है महिलाएं खाती, चाहे उसमें बेटी हो, बहू हो, सास। खैर सास को भी उतना सम्मान दिया जाता है कि वो बुजुर्गों की उसमें आ जाती तो उनको भी प्रथम भोजन कराया जाता है। लेकिन जब तक वो भोजन क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। दो कुछ कम भी हो जाता है, शायद खाने में ज्यादा सब्जी बढ़ जाती है, रोटी ज्यादा बढ़ जाती है, तो जो महिलाएं खाती हैं उनके लिए भोजन की मात्रा कम हो जाती है। अब महिला क्या सोचती है कि कौन डबल बनाए, इसी को हम बांट के जितना भी बनता है खा लेते हैं। एक प्रकार से ये भी आपके स्वास्थ्य पे असर करता है। अगर भोजन आपका सही नहीं रहा तो स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य न होगा तो आप नारी शक्ति नहीं बन सकते, क्योंकि आप अपने घर की मुखिया हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, आपके साथ द्वारा ही पूरा घर का संचालन होता है। चाहे वो बच्चे हो, माता पिता हो, सास ससुर हो या और भी मेहमान हो, उनके देख रेख करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक महिला की होती है। और वो महिला अगर स्वस्थ ना रहे तो फिर वो कहाँ से इन बातों को ध्यान दे पाएगी। वो खुद में बीमार रहने, अस्वस्थ रहने से इन कामों के लिए वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाएगी। मेरा मानना है कि हम नारी शक्ति को जब बोला जाता है हमारे लिए, तो हमको बहुत एक ऊर्जा मिलती है, बहुत एक अच्छापन लगता है, एक खुशी मिलती है कि हमको नारी शक्ति कहा जाता है। नारी शक्ति से ये मतलब नहीं है कि आप लड़ो झगड़ो, किसी को बेतुक बातें करो, किसी के साथ कुछ भी करो, नहीं। नारी शक्ति एक सम्मानीय आदरणीय शब्द है जिसको आपको अपने जीवन में बहुत ही सुंदर तरीके से ढालना है। तीसरा था मेरा कहने का मतलब भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा। अगर आप शिक्षित नहीं होंगी तो आप बहुत बातों से, बहुत कामों से वंचित हो जाएंगी, आपके समझ में कुछ भी नहीं आने लगेगा। इसलिए नारी का शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक नारी शिक्षित होती है तो कहते हैं कि 2 परिवार शिक्षित होता है, एक नारी शिक्षित होती है तो 2 परिवार शिक्षित होता है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपने ससुराल में भी शिक्षा का प्रसार करते हैं, उनको शिक्षित बनाते हैं। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बातें में आखिरी सुरक्षा की बात करूंगी। सुरक्षा से मतलब ये है कि हम और आप सब अच्छे तरह से जानते हैं और पेपरों में पढ़ते हैं, जगह जगह देखते हैं कि नारी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, नारी सुरक्षित नहीं है। और सबसे ज्यादा उसको अपने घर में समय काटना पड़ता है, तो समय में घर में भी वो ज्यादा सुरक्षित नहीं है। तो नारी को अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपनी सुरक्षा के तरीके अपनाने होंगे। हम लोग जब जाते हैं ट्रेनिंग लेने महिलाओं के बीच, तो उनको बहुत सारे कानून और नियम बताते हैं कि आप लोग अपने साथ घर में अकेली हैं तो ये रखिए, वो रखिए, ताकि वक्त आने पर आप इससे उसे सामना कर सकते हैं। और मैं आखिरी में एक बात सही कहूंगी और जरूर कहूंगी कि बलात्कार का नाम हम सब सुनते हैं। बलात्कार की बातें जब होती हैं तो बलात्कार सबसे ज्यादा घरों के अंदर होता है। बाहर की बात तो छोड़ दीजिए, घरों के अंदर सबसे ज्यादा बलात्कार महिलाओं के साथ होता है। और उसको आप कहेंगे कि घर में कौन करेगा? आपके अड़ोसी पड़ोसी, आजू बाजू के लोग, दूर के रिश्तेदार आपके साथ मिलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। आपका अकेले रहने का समय, आप कब निकलती हैं घर से, आप कब घर में रहती हैं, ये सारी जानकारी उनके नॉलेज में आ जाती है। और फिर वो इस समय का उपयोग करके आप लोगों के साथ बलात्कार करता है। ये मैं नहीं बोलती आप सभी उसके हैं, पर बहुत बलात्कारी जो महिलाएं हैं, हम उनकी पीड़ा को समझते हैं, जानते हैं। हम तो ऐसा काम करते हैं, थर्ड लेवल के साथ भी काम करते हैं, वेश्याओं के साथ भी काम करते हैं, और महिलाओं के साथ तो हमारा पूरा जीवन ही समर्पित है। हम तो पूरा समर्पित हैं उनके लिए, उनको जागरूक करना, जगाना, आत्मनिर्भर बनाना, आत्मसम्मान से जीना, आदि आदि बातों को आजीविका के साधन बनाना, बहुत सारी बातें उनको सिखाते हैं। चूंकि मैं यहाँ ज्यादा समय ना लेते हुए अंत में यही कहना चाहूंगी, आज का जो ये अवसर मिला है मुझको, मैं अपने गुरु संजीव यादव मेरे शिष्य हैं, मैं उनकी गुरु हूँ, जिन्होंने मैंने उनको पढ़ाया है।
और आज भी एक गुरु शिष्य का संबंध जब 27 साल के बाद मिला तो बहुत ही अविस्मरणीय रहा। आज के युग में गुरु को कोई महत्व नहीं देता, कोई भी महत्व नहीं देता, पर मेरे शिष्य ने मुझको घर आकर के मेरे से मिल के, मेरे से बात करके और मुझसे इतना मतलब प्रेम सौहार्द से मिलके अपने आप को धन्य माना और मुझे भी धन्य किया, क्योंकि मेरा शिष्य आज लक्ष्य फाउंडेशन का एक बहुत अच्छा संचालक है। मेरे को बहुत गर्व होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा गर्व होता है कि मेरा शिष्य है, यानी ऐसा लगता है कि वो मेरा है और मैं उस पर बहुत गर्व करती हूँ और मैं उसका धन्यवाद करती हूँ कि हर अवसर पे वो मुझे कोशिश करता है कि मैं आऊँ, कहीं कहीं पे नहीं भी आ पाती हूँ। और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे फाउंडेशन हैं जो मुझको बुलाते हैं, क्योंकि मैंने को ये काम करते करते लगभग 25-26 साल हो गए हैं, तो मेरे को अब मैं एज ए ट्यूटर हो गई, फैसिलिटेटर हो गई हूँ। मैं वहाँ जाकर सिर्फ ट्रेनिंग देती हूँ, क्योंकि जब एक कार्यकर्ता के रूप में थी तो मैंने रात दिन, सुबह शाम, खाना पीना, धूप छांव कभी नहीं देखा। बहुत संघर्ष किया, मैंने बताया ना, बहुत संघर्ष किया। महिलाओं की 25-25 टीम को लेकर कहीं कहीं अलग राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, मेरे को लेके जाना पड़ता था। और मैं, क्योंकि मैं अपने टीम की एडमिनिस्ट्रेटर थी, प्रबंधक थी, तो मैं ज्यादा अपने बारे में ना बोलते हुए आप सबों का पुनः धन्यवाद करती हूँ। महिलाओं से आशा करती हूँ कि वो मेरी 4 बातों पे विशेष ध्यान देंगे। मैं चाहूँ तो बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, पर नहीं करूँगी। पहला क्या है? भोजन, जोर से बोलिए। भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। ये 4 बातें आपके जीवन को सांचे में ऐसे ढालेगी कि सोने में सुहागा बना देगी और सचमुच में नारी शक्ति बन जाओगे आप। समझ रहे हैं कि नहीं? और मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, मेरे को छत्तीसगढ़ से बहुत प्यार है, मैं छत्तीसगढ़ से अलग नहीं हो सकती। मेरे को जब ट्रेनिंग में बुलाया जाता था तो मेरे को आग्रह किया जाता था कि मैडम हमारे महाराष्ट्र में आप काम दीजिए, सेवा दीजिए। मैं बोली क्यों सर, मैं अपने छत्तीसगढ़ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और मैंने अपना छत्तीसगढ़ को चुना। मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं जो सीखी हूँ उसके मैं भुलाऊं या पैसे कमाऊं, नहीं, मेरे को सिर्फ मौका मिले मैं जाऊं, 2 शब्द बोलूं और बात करूं, संगठनों में जाऊं, पड़ोस में जाऊं, स्कूलों में जाऊं, युवाओं के साथ बात करूं। ये सब मेरा एक समर्पित भावना है, जिसको लेकर के मैं मरते दम तक काम करना चाहती हूँ। अंत में मैं महिलाओं से आग्रह करूंगी कि एक बार तो जोर से नारी लगाए, नारी शक्ति कम सुनाई दिया, बहुत कम, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। नारी शक्ति और जोर से, ताकि ये कमरा गूंज जाए और आपके घर तक आवाज जाए। नारी शक्ति। धन्यवाद। जब आप पहला बात करती हैं मैडम वर्णिका जी, कहा कि भोजन तीज बतलाता है क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। उसने पहले बता दिया, सारी तेल मिर्च मसाला बंद। डॉक्टर साहब बैठे कहते हैं कि सबसे अधिक बीमारियां इसी भादों के महीने में आती है और तीज भादों की शुरुआत में होता है। ये बता दिया कि आपको क्या नहीं खाना है और उपवास अगर रखना है पूरे समय का तो बॉडी को रिहाइड्रेट करना पड़ेगा, इसलिए कड़ू भात खाना है। ये रहेंगे तो स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद कहता है कि आपको डिटॉक्स करना होगा बॉडी को। डिटॉक्स का मतलब है कि आपने जो भी अंट संट खाए, भी डॉक्टर साहब प्रयोग करके दिखा रहे थे, क्या करोगे, जुबान मानता नहीं, मन मरेगा नहीं, खाना तो पड़ता है, कितना ही बात कर लो। 4 दिन से मैं बीमार पड़ा हूँ, लोग पूछ रहे थे हुआ क्या, वही फास्ट फूड खाया था साहब, सुबह सुबह बढ़िया तेल वाली पूड़ियां को लेके साथ, उधर पेट नाराज बैठा होता है, पूरा गठती ऐसी कैसी है, गले से आवाज नहीं निकल रही ठीक से। क्या ये बात तो उसने समझा दिया कि आपको डिटॉक्स करना है शरीर को शांत, इसलिए हमने 12 घंटे का नहीं पूरे 24 घंटे का उपवास रखा। लेकिन अगर उस उपवास की सीमा को देखा जाए तो 24 घंटे से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद में भोजन बंद कर दिया और रात को 11 बजे के बाद में जल बंद कर दिया और सवेरे चालू होता है और एकदम से खाने को मना किया। तो स्वास्थ्य का सबसे पहला डिटॉक्सिफिकेशन,
जो दीदी आपने कहा, शिक्षा पूरे समय बैठ करके कान्हा को याद करना था, ईश्वर को याद करना था, शिव को याद करना है पूरा ध्यान, क्योंकि ध्यान और ज्ञान जो मिलता है वही ध्यान के साथ ही ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ज्ञान कहीं क्लासरूम में नहीं मिलता। क्लासरूम में केवल कुछ बातें बताई जाती हैं, ज्ञान तो आपको अंदर मिलेगी, सीख आपको अंदर से आती है, दूसरे के अनुभव से नहीं, अपने अनुभव से आती है। और सुरक्षा कोई सेना नहीं कर सकती, कोई पुलिस नहीं कर सकता, कोई भाई में क्षमता नहीं सुरक्षा करने की, सुरक्षा केवल ऊपर करता है। 5 पांडव मिलकर द्रौपदी की लाज न बचा रखे, केवल एक कान्हा था जिसने उसकी लाज बचा ली थी। ऊपर मिलती है। और सबसे परम बात है कि बहनों को कहीं ना कहीं भाई का लाड दुलार चाहिए। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम भाइयों में आज छत्तीसगढ़ के सबसे लाडले भैया श्री विष्णुदेव साय थे, सबसे प्रिय सचिव आज हमारे बीच में है। तुलसी कौशिक जी, हम मात्र एक सूचना में चले आए हैं भाई का प्यार। देखिए आप बहनों कि मात्र एक औपचारिक, अनौपचारिक कहूंगा, औपचारिक तो हम संदेश लेके पहुंचे भी नहीं भैया के पास में, केवल इतना था कि तिहारी का कार्यक्रम है, यहाँ पे कोई तिहारी आ रही है, भैया अपने व्यस्तम समय से निकाल करके पहुंच जाते हैं अपने भाइयों को मिलकर के। यहाँ जैसा नाम है कि एक बार तो बुलाते मैं दरवाजे पे खड़ा हूं, विष्णु भैया भी शायद वही कहे कि एक बार बुला लेते, मैं तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हूं और तुलसी भेज दिए। और इस कार्यक्रम को मैं अब वापस सांस्कृतिक मंच की ओर ले चलूंगा।